हेलो एवरीवन, ये एक और क्लास है नॉर्मेटिव थ्योरीज़ के ऊपर। इससे पहले हमारी दो क्लासेस हो चुकी हैं। फर्स्ट थी इंट्रोडक्शन टू नॉर्मेटिव थ्योरीज़, जिसमें मैंने 6 की 6 जो नॉर्मेटिव थ्योरीज़ हैं उनका इंट्रोडक्शन बताया था और क्लासिफिकेशन बताया था कि कैसे क्लासिफिकेशन होता है नॉर्मेटिव थ्योरीज़ का और कैसे याद रखनी है कि कौन सी नॉर्मेटिव थ्योरी में क्या है, ये बताया था। दूसरी वीडियो में हमने जिक्र किया था सिर्फ ऑथोरिटेरियन थ्योरी का और लिबर्टेरियन थ्योरी का, और दोनों को इन डेप्थ जाके पढ़ा था और हर चीज़ जो इन दोनों थ्योरीज में है, ये जो दोनों थ्योरीज प्रैक्टिस करती हैं, वो हर चीज़ हमने उन दो थ्योरीज में पढ़ी थी। और उस एक वीडियो में हमने ऑथोरिटेरियन और लिबर्टेरियन थ्योरी को देखा था। आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं जो बाकी की दो नॉर्मेटिव थ्योरीज हैं, सोवियत कम्युनिस्ट नॉर्मेटिव थ्योरी और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी है। आज इस वीडियो में हम इन दोनों को बिल्कुल इन डेप्थ में जाके देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की फर्स्ट थ्योरी से, दैट इज सोवियत कम्युनिस्ट थ्योरी। सोवियत कम्युनिस्ट वर्ड से ही अंदाज़ा लग रहा है कि ये सोवियत यूनियन के टाइम की होगी और जो आज का रशिया है वहाँ से इसका जन्म हुआ होगा। तो पहला फैक्ट तो यही है कि सोवियत कम्युनिस्ट थ्योरी जो उस टाइम का यूएसएसआर था, यूएसएसआर है ना, वहाँ से इसका जन्म हुआ। और किसने किया? व्लादिमीर लेनिन ने। अगर आपको याद होगा तो जो लेनिन थे, जो व्लादिमीर लेनिन थे, उन्होंने रशियन रेवोल्यूशन किया था। रशियन रेवोल्यूशन 1910 के दशक में, है ना। 1917 16-17 में ये रेवोल्यूशन पीक पे था और 17 में तो एंड ही हो गया था। और उस जो रशियन रेवोल्यूशन था उसमें हुआ क्या था कि जो यूएसएसआर के बिखरे हुए नेशंस थे, जो रशियन एम्पायर के या जो पूरा सोवियत संघ था उसके जो बिखरे हुए एम्पायर थे उनको जोड़ने का काम किया था, एक जगह लेके आए थे और उस सब से बना था यूएसएसआर, जो बनाया था लेनिन ने उस टाइम पे। कार्ल मार्क्स की विचारधारा को फॉलो किया गया था। कार्ल मार्क्स की अपनी एक विचारधारा है जो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसका हम बाद में कभी जिक्र करेंगे इंडिविजुअल वीडियो में। और हमें क्योंकि जर्नलिज्म में ये पढ़ना भी होता है, एनटीए के सिलेबस में भी है ये चीज़, कार्ल मार्क्स का कार्ल मार्क्स। तो इन दोनों की आइडियोलॉजी को फॉलो करके, मतलब कार्ल मार्क्सिज्म को फॉलो करके, और व्लादिमीर लेनिन साहब ने 1917 में रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे सोवियत कम्युनिस्ट थ्योरी बनाई थी। तो ये तो आपको टेक्निकल फैक्ट है जो याद रखना है। तो उस टाइम पे सोवियत कम्युनिस्ट थ्योरी की जो विचारधारा थी वो जन्म ली थी, उसको फॉर्मलाइज किया था ईयर 1956 में अगेन सीबर्ट पैटरसन एंड स्क्रैम ने, जिन्होंने ऑथोरिटेरियन थ्योरी और लिबर्टेरियन थ्योरी को भी फॉर्मलाइज किया है। क्लियर है? तो 1956 की डेट याद रखनी है, इन तीनों का नाम याद रखना है। 1917 रशियन रेवोल्यूशन जरूर याद रखना है क्योंकि इस थ्योरी का जन्म वहीं से हुआ है और लेनिन साहब ने किया है कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी के बेस पे। तो मार्क्सिज्म को भी हमें पढ़ना है, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। क्लियर है? इसमें जो मेजर पॉइंट्स हैं वो उनको शुरू करते हैं। फर्स्ट इज कम्युनिस्ट पार्टी, इस पर अभी हम जिक्र करेंगे। स्टेट मीडिया, इसको भी देखेंगे। आइडियोलॉजिकल मैसेजिंग, मास मोबिलाइजेशन, चार मेजर पिलर्स हैं इस थ्योरी के। कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सिंगल पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम, और ऐसी पार्टी जो कम्युनिज्म को बढ़ावा देती है, कम्युनिज्म को बढ़ावा देती है ना। अब कम्युनिज्म क्या होता है ना। कम्युनिज्म का अगर बिल्कुल सरल मतलब हम यहाँ पे निकालें, जितने का हमें काम है, वैसे तो कम्युनिज्म बहुत बड़ी चीज होती है। कम्युनिज्म का मतलब होता है कि जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट ऑफ द होल कंट्री, कंट्री वाइज, ठीक है, और उसमें जितना भी प्रोडक्शन होगा वो सब कंट्रोल किया जाएगा वन पार्टी के द्वारा। ठीक है, इसको कम्युनिज्म कहते हैं
कि जितना भी प्रोडक्शन होगा देश में, जितनी भी कंपनियां होंगी, फैक्ट्रीज होंगी, जहां भी प्रोडक्शन हो सकता है वो सरकार के द्वारा ऑन किया जाएगा। और जो पैसा है, जो रेवेन्यू है, जो रिसोर्सेज हैं, वो जनता में बराबर बांटे जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कम्युनिज्म कंट्रीज में, जैसे अंबानी है तो उसकी एक अपनी फैक्ट्री है और वो कितना भी पैसा कमा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। कम्युनिज्म कहता है कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। होगा ये कि सरकार के द्वारा कंट्रोल में होगा वो कंपनी, जितनी भी प्रोडक्शन कंपनीज होंगी, और वहां से पैसा कमाया जाएगा और फिर वो जनता की भलाई के लिए सरकार की तरफ से लगाया जाएगा। कोई एक इंसान ऐसे अमीर नहीं हो सकता, कोई एक इंसान इंडिविजुअल लेवल पे प्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो इसको कहते हैं कम्युनिस्ट विचारधारा। दूसरा, स्टेट मीडिया। स्टेट मीडिया की विचारधारा ऑथोरिटेरियन थ्योरी में भी थी, है ना। स्टेट मीडिया का मतलब होता है ऐसा मीडिया जो पावर के द्वारा कंट्रोल किया जाए। पावर के द्वारा, पावर यानी सत्ता। सत्ता कह सकते हैं कि इंडिविजुअल पावर, डेमोक्रेटिक पावर नहीं, इंडिविजुअल, किसी एक आदमी की सत्ता। जैसे राष्ट्रपति शासन, कि जो है वही है, कोई पार्लियामेंट नहीं है, कोई कैबिनेट नहीं है, होल एंड सोल है। और उसकी बाकी वर्किंग क्लास है, कि जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, और बाकी वो एक है। तो दैट इज स्टेट पावर। तो जो मीडिया है वो स्टेट मीडिया है, यानी सरकार के हित में काम करेगा, सरकार के दबाव में काम करेगा, सरकार की इच्छा के अकॉर्डिंग काम करेगा। इसको कह सकते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट, इन गवर्नमेंट सपोर्ट, है ना। या इसको कह सकते हैं इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, इन फेवर ऑफ पावर। क्लियर। सरकार के, जो उस एक आदमी के जो ताकत में बैठा है उसके फेवर में काम करेगा। क्लियर। आइडियोलॉजिकल मैसेजिंग का मतलब है कि विचारधारा के ऊपर, फॉलोइंग विचारधारा, फॉलोड आइडियोलॉजी। जैसे अगर मैं कहूं कि अरेबिक कंट्रीज हैं तो वो मुस्लिम विचारधारा को फॉलो करती हैं। जैसे तालिबान है वो शरीयत को फॉलो करता है, तो शरीयत एक विचारधारा है। तो जो सोवियत कम्युनिस्ट थ्योरी है ये भी यही कहती है कि जो आइडियोलॉजी है हमारी, और आइडियोलॉजी क्या है, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होगी जो साम्यवाद यानी सोशलिज्म के मुद्दे को ध्यान में रख के चलेगी। इनका अभी नीचे हम बात करेंगे। तो ये होती है आइडियोलॉजिकल मैसेजिंग। कि जैसे मान लीजिए नेपाल है, नेपाल इज अ ओनली हिंदू कंट्री, या कह सकते हैं कि रिपब्लिक ऑफ हिंदू है वो। जैसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, धर्म के नाम पे बना हुआ देश है जो इस्लामिक विचारधारा को तवज्जो देता है, वैसे नेपाल हिंदू विचारधारा वाला देश है। तो वहाँ का जो कम्युनिकेशन सिस्टम होगा वो एक आइडियोलॉजिकल कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, है ना। जैसे इंडिया का ऐसा कोई विचारधारा नहीं है कि हिंदुत्व की विचारधारा है या इस्लाम की विचारधारा है या क्रिश्चियनिटी की, इंडिया नहीं है। इंडिया एक लिबरलाइज्ड कंट्री है, एक तरीके से कह सकते हैं कि सेक्युलर कंट्री है ना। लेकिन जो सोवियत कम्युनिस्ट थ्योरी है वो कहती है कि आइडियोलॉजी पे ही काम होगा। जितनी भी कम्युनिकेशन होनी है, जो भी कुछ होना है, वो एक आइडियोलॉजी को सेंटर में रख के होना है। मास मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि एवरीवन इज वर्किंग, एवरीवन इज वर्किंग, सब काम करेंगे, है ना। क्योंकि सोशलिज्म का मतलब यही होता है। सोशलिज्म, अभी हमने ऊपर कम्युनिज्म पढ़ा, अब सोशलिज्म देखते हैं। तो सोशलिज्म का मतलब भी यही होता है कि इट्स अ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरी होती है सोशलिज्म, जो कहती है कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज, ये रेगुलेट किए जाते हैं पूरी की पूरी कम्युनिटी के द्वारा। यानी चीजों को उगाने में,
उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में और एक्सचेंज करने में पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है। कोई एक क्लास नहीं है, कोई एक इंडिविजुअल नहीं है, कोई एक कह सकते हैं कि इसको कह सकते हैं कि सबका योगदान है इस पूरे देश के तंत्र में या इस देश के पूरे प्रोडक्शन में। सब काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक क्लास है वो जो काम करे जा रही है और एक क्लास है जो मजे में रह के खा रही है। तो ये कहता है सोशलिज्म, है ना। तो कम्युनिज्म ऊपर क्लियर हुआ कि जहां फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन और ये सब कुछ किसी एक के कंट्रोल में होता है। तो कम्युनिज्म कहता है कि सब इक्वल हैं इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्रीज। मतलब कम्युनिज्म कहता है कि जितनी भी फैक्ट्रीज, जितने भी फार्म्स या जितने भी एग्रीकल्चर होता है या जितना भी ऐसी चीज होती है जहां से प्रोडक्शन हो सकता है, उन पे सरकार का अधिकार होता है। और उसके बाद वो जितना भी प्रोडक्शन करती है सरकार, उस सब को सब लोगों में बराबर बांट देती है। ये कहता है कम्युनिज्म। क्लियर है। और सोशलिज्म क्या कहता है कि जितना भी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज होता है वो पूरी की पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है उस एक प्रोसेस में। क्लियर है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि सोशलिज्म क्या होता है और कम्युनिज्म क्या होता है। ये सिर्फ एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन है जितने का हमें काम है अभी। बाकी सोशलिज्म और कम्युनिज्म बहुत बड़ी बड़ी विचारधाराएं हैं। हजारों लोग मर गए पढ़ते पढ़ते और इसमें ऐड करते करते और इनको एनालाइज करते करते, रिसर्च पेपर लिखते हुए। बहुत बड़ी विचारधाराएं हैं। फुर्सत में पढ़ेंगे 3-4 घंटे की क्लासेस में, अगर हुई तो होंगी, जो कि ठीक है। अब इसके थोड़े से बुलेट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इन चारों को पढ़ने के बाद। फर्स्ट इज मीडिया इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, यानी पावर कंट्रोल्ड होगी, पावर कंट्रोल। क्लियर। जो सत्ता में बैठा है वही पूरा का पूरा मीडिया कंट्रोल करेगा। कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है, कोई डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन नहीं है। 1% रूल है, 1%। जो करेगा एक आदमी करेगा। जो ताकत है, जो सत्ता है, वो राष्ट्रपति भी हो सकता है, प्रधानमंत्री भी हो सकता है, वो डिक्टेटर भी हो सकता है, वो राजा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रेस फंक्शन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास कहते हैं जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज यानी जो कामकाजी लोग होते हैं, है ना। तो मीडिया फंक्शन एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्किंग क्लास, यानी ये उन्हीं का दिया हुआ चीज है, उन्हीं के लिए है और जैसे वो चाहेंगे वैसे काम करेगा। तो वर्किंग क्लास क्या होती है? जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, जो ताकत में बैठे हुए लोग होते हैं, वो होते हैं वर्किंग क्लास। और जो मीडिया है वो उनका एक पपेट है, वो उनका बिठाया हुआ नुमाइंदा है कि आप हमारे भले के लिए, हमारी चीज़ों को हमारे तरीके से दिखाने के लिए समाज में काम करो। मीडिया सपोर्ट्स गोल्स ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, जो हमने यहाँ भी पढ़ा कि आइडियोलॉजिकल मैसेजिंग होती है, यानी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए पत्रकारिता करी जाती है। वहाँ सोवियत कम्युनिस्ट थ्योरी फॉलो करी जाती है। तो इन दोनों विचारधाराओं को ये प्रमोट करती है रशिया की जो थ्योरी है, सोवियत कम्युनिस्ट थ्योरी। नो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीडिया, जैसे लिबर्टेरियन थ्योरी हमें फ्रीडम देती है, पिछली वीडियो में हमने समझाया था लिबर्टेरियन थ्योरी, वहाँ कहता है कि मीडिया ओनरशिप इंडिविजुअल की हो सकती है, लेकिन यहाँ नहीं हो सकती। कोई एक इंडिविजुअल मीडिया को ओन नहीं कर सकता। क्रिटिसिज्म ऑफ द स्टेट इज प्रोहिबिटेड, यानी आप जो सरकार है ना, सरकार, उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते किसी भी हालत में। जो उसने कर दिया वो एज इट इज आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है आपके पास। मीडिया प्रमोट्स पार्टी आइडियोलॉजी एंड पॉलिसीज,
कोई सरकार का मीडिया नहीं है, मीडिया है किसी एक पार्टी का। जैसे चाइना में पीपल्स लिबरेशन पार्टी है, तो वहाँ का जो मीडिया है, वहाँ की जो आर्मी है, वो गवर्नमेंट की आर्मी नहीं है। जैसे हम लोग भारत में क्या कहते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन मीडिया, इंडियन क्रिकेट टीम, है ना। अगर ओलंपिक में खिलाड़ी जा रहे हैं तो इंडियन प्लेयर्स जा रहे हैं। चाइना में ऐसा नहीं होता। चाइना की आर्मी का नाम भी पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, यानी वो पार्टी की आर्मी है, देश की आर्मी नहीं है। रशिया में जो है वो पार्टी की आर्मी है, देश की आर्मी नहीं है ना। तो ऐसे देश जहां आइडियोलॉजी को मीडिया प्रमोट करता है, पार्टी की, है ना। अब पार्टी जो चाहेगी, जैसे एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि माना जाता है बीजेपी इज अ प्रो हिंदू गवर्नमेंट, है ना। अब उसकी एक आइडियोलॉजी होगी, अगर प्रो हिंदू बोला जा रहा है कि इट्स अ हिंदुइज्म की पार्टी, क्या हम ये बोल सकते हैं कि इंडियन आर्मी नहीं है, बीजेपी आर्मी है? इम्पॉसिबल टू से है, कभी नहीं बोल सकते ऐसा कि आर्मी बीजेपी को बिलोंग करती है। नहीं, आर्मी इंडिया को बिलोंग करती है, सरकारें बदलती रहती हैं, बिकॉज इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया में लिबर्टी है, प्रेस के पास भी लिबर्टी है, इंडियन प्रेस होती है, बीजेपी प्रेस नहीं होती, है ना। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जो जर्नलिज्म इंडिया में फॉलो होता है वो एक नॉर्मल टाइप ऑफ जर्नलिज्म ही है, एकदम इंडिपेंडेंट और ओपन जर्नलिज्म है ना। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि कौन सी नॉर्मेटिव थ्योरी किस देश में फॉलो होती है या किस नॉर्मेटिव थ्योरी का क्या काम होता है, तब तक आपको इंडियन जर्नलिज्म बुरा ही लगेगा। क्योंकि हमने और नॉर्मेटिव थ्योरीज नहीं पढ़ी, क्योंकि ऑथोरिटेरियन जैसी नॉर्मेटिव थ्योरीज या जो सोशल या जो ये सोवियत कम्युनिस्ट की जो मीडिया थ्योरी है, जब आप इन्हें देखेंगे तब पता चलेगा कि असली जो डिक्टेटरशिप होती है या जो असली गोदी मीडिया होता है वो क्या होता है। इंडियन मीडिया बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करता है एज अ जर्नलिज्म, है ना। वो चीज अलग है कि कई बार बायसनेस हो जाती है, या सिचुएशनल बायसनेस कह सकते हैं उसको, या कह सकते हैं कि कई बार वो चीज समाज के सामने ला देना जिससे और ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, एकदम हेट रेड का, उसको दबाने के लिए भी कई बार मीडिया टारगेट पे आ जाता है, जो इंडियन मीडिया करता भी है। लेकिन ये कहना कि इट्स अ पपेट ऑफ गवर्नमेंट, तो उसके लिए आपको सोवियत कम्युनिस्ट थ्योरी और जो ऑथोरिटेरियन थ्योरी है, और वो ये दोनों थ्योरीज जिन जिन देशों में एप्लीकेबल होती हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको इंडियन मीडिया अच्छा लगना शुरू होगा, है ना। तो ये पार्टी आइडियोलॉजी और पॉलिसीज को बढ़ावा देता है। जर्नलिस्ट आर स्टेट एम्प्लॉयज, यानी वो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी, कोई भी प्राइवेट जर्नलिस्ट नहीं है, कोई फ्रीलांसर नहीं है, कोई स्ट्रिंगर नहीं है, कोई किसी कंपनी के लिए काम नहीं करता, सब सरकार के लिए काम करता है, सब सरकारी कर्मचारी हैं, कोई नहीं है। फ्रीडम एग्जिस्ट ओनली टू सपोर्ट सोशलिज्म, जो समाज, जो इस सोशलिज्म समाजवाद को बढ़ावा देगा उसी को फ्रीडम मिलेगी जर्नलिज्म में, वरना नहीं मिलेगी, वरना फिर से वही सेंसरशिप का रोना यहाँ पे भी है। मीडिया एजुकेट्स मासेस इन कम्युनिस्ट वैल्यू, अगेन वही जो कम्युनिज्म की विचारधारा है, जो कम्युनिज्म के प्रिंसिपल्स हैं, उन सिद्धांतों को ही समाज को पढ़ाएगा मीडिया, या दिखाएगा या बढ़ावा देगा। ऐसा नहीं है कि रशिया में कम्युनिज्म है और वो इंडियन डेमोक्रेसी को वहाँ पे पढ़ाने लग जाए, क्योंकि वहाँ के लोग भी यूज टू नहीं है, उन लोगों को वो दिया भी नहीं जा सकता एज पर द पार्टी रूल, क्योंकि सोवियत कम्युनिस्ट थ्योरी में पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाता है। तो वहाँ यही होगा, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ट्रूथ इज डिफाइंड बाय मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी, जो मार्क्सिज्म में है वही सच है, क्योंकि वो देश उन्हीं थ्योरीज को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं के बेसिस पे वो देश के देश बने हुए हैं। चाइना भी वैसा ही है जो कम्युनिज्म को फॉलो करता है। मीडिया मोबिलाइज सिटीजन फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गोल्स, मोबिलाइज का मतलब होता है मीडिया का, कि मीडिया भी एक तरीके से लोगों से काम लेता है ना। किस लिए?
इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गोल्स को पूरा करने के लिए, है ना। इकोनॉमिक मतलब पैसा और पॉलिटिकल मतलब सरकार का फायदा, सरकार के फायदे में और पैसे के लिए काम करता है। क्लियर। एग्जाम्पल है इसके यूएसएसआर, चाइना अर्ली ईयर्स में, शुरुआत में, और क्यूबा, ये एग्जाम्पल है। चाइना अर्ली ईयर्स यहाँ पे इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि चाइना में पहले कम्युनिज्म था, सोशलिज्म था। आज का जो चाइना का कम्युनिज्म है या सोशलिज्म है वो यूएसएसआर से हट चुका है ना। यूएसएसआर के जैसा एकदम डिक्टेटरशिप वाला नहीं है कि हर चीज़ पे बैन है, हर चीज़ पे सेंसरशिप है। चाइनीज़ लोग इंडिपेंडेंस को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब बात आती है इंटरनेशनल मीडिया में या किसी दूसरे देश को अपने देश की खबर देने में, तब वो सोशलिस्ट हो जाता है या वो कम्युनिस्ट हो जाता है कि हमारे देश की सिर्फ वही जानकारी दूसरे देश तक जाए जो हम चाहते हैं। एकदम ओपन और इंडिपेंडेंट नहीं होने देता। जैसे दुनिया की जो न्यूज़ एजेंसीज हैं वो पूरी दुनिया के देशों में है, लेकिन जहाँ सोवियत कम्युनिस्ट थ्योरी को फॉलो किया जाता है या जहाँ कम्युनिज्म और सोशलिज्म है, उनमें उन न्यूज़ एजेंसीज का होना बहुत मुश्किल है। चाइना में अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी का होना बहुत मुश्किल है, एसोसिएट प्रेस का, है ना। वो इसीलिए क्योंकि वो वही खबरें बाहर निकलने देता है जो चाइना चाहता है। क्लियर। यूज्ड एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड, जब अमेरिका और यूएसएसआर का कोल्ड वॉर चला था तब ये थ्योरी ज़्यादा फॉलो हुई थी यूएसएसआर की तरफ से, क्योंकि खबरों को उतना ही दिखाना था जितना यूएसएसआर चाहता है। जैसे पहला सैटेलाइट लॉन्च करना, इसका क्रिटिसिज्म है सप्रेस इंडिविजुअल फ्रीडम, वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जहाँ ऑफ कोर्स मीडिया को राइट ही नहीं है, मीडिया सोशलिज्म और कम्युनिज्म की ही बातें कर सकता है, प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, स्टेट की क्रिटिसिज्म करना प्रोहिबिटेड है, तो इंडिविजुअल के फ्रीडम तो हो ही नहीं सकते, और डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज़ भी नहीं हो सकता। एक ही व्यू हो सकता है, दैट इज़ सोशलिज्म कम्युनिज्म। इन्हीं दो व्यूज़ पे मीडिया काम करेगा और ज़्यादा व्यूज़ नहीं हो सकते, समान रहेंगे। तो ये थी सोवियत कम्युनिस्ट थ्योरी। इससे पहले हम ऑथोरिटेरियन, लिबर्टेरियन पढ़ चुके हैं, ये तीसरी थी सोवियत कम्युनिस्ट थ्योरी। और अब लास्ट नॉर्मेटिव थ्योरी है, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, जो कि फोर्थ और लास्ट नॉर्मेटिव थ्योरी है। फैक्ट ये है कि इसके बाद दो और नॉर्मेटिव थ्योरीज हैं, लेकिन वो दो नॉर्मेटिव थ्योरीज बाद में ऐड हुई हैं। जब शुरू में चार नॉर्मेटिव थ्योरीज बनी थी तो वो यही थी। चारों की चारों नॉर्मेटिव थ्योरीज को जो फॉर्मलाइज तरीके से असेंबल किया है, जो लिखा है, वो सीबर्ट, पैटरसन और स्क्रैम ने ही किया है, चारों को इन द ईयर 1956 में। लेकिन चारों की जो शुरुआत है, जो उनकी एप्लीकेबिलिटी है, जो उनकी आइडियोलॉजी है उन चारों मीडिया थ्योरीज की, वो अलग अलग है, अलग अलग लोगों ने दी है, अलग अलग ईयर में दी है। तो वो चारों के आपको फैक्ट याद रखने। ये हचिन्स कमीशन की रिपोर्ट के बेस पे बना था इन द ईयर 1947। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है हचिन्स कमीशन, इसको हम बाद में जाकर पढ़ेंगे भी। पूरा का पूरा हचिन्स कमीशन हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के भी कई कमीशन ऐसे हैं जो बाद में बने हैं, जैसे चंदा कमीशन है ना, वर्गीज कमेटी है। तो ये कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं जो जिन्होंने मीडिया के रेगुलेशंस, रूल्स और जो प्रैक्टिसेस हैं उन पे बहुत असर किया है। इन्होंने कई नए रूल्स एंड रेगुलेशन सजेस्ट किए हैं जो बने भी हैं। तो ये कमीशंस हम ज़रूर पढ़ेंगे आगे चल के। फिलहाल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी देख लेते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। इस थ्योरी को आप थोड़ा थोड़ा मतलब कह सकते हैं 70% तक जो लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ मीडिया है, जो आज़ादी को बढ़ावा देती है, उससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे पहला ही पॉइंट है इसका, फ्री मीडिया का बढ़ावा देती है ये। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हम अभी देखेंगे, वैसे एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि मीडिया के ऊपर दायित्व है समाज को सब कुछ दिखाने का। मतलब ये चॉइस नहीं है कि हम दिखाएं या ना दिखाएं, नहीं, दिखाना ही पड़ेगा। ये कोई चॉइस बेस्ड सिस्टम नहीं है, बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन है, यानी अनबायस्ड तरीके से। इसीलिए मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बोला था कि जो इंडियन मीडिया है, इट सीम्स लाइक द मिक्सचर ऑफ लिबर्टेरियन थ्योरी
एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। कई बार इंडियन मीडिया इस तरीके से भी काम करता है कि ये हमारा दायित्व है, जो कुछ चुनिंदा बचे खुचे पत्रकार हैं ईमानदार, और पब्लिक वेलफेयर यानी भलाई के लिए काम करता है, समाज की भलाई के लिए काम करता है मीडिया। किसमें? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी में। दायित्व के साथ काम करता है, आज़ादी के साथ और अनबायस्ड तरीके से। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पहला, मीडिया फ्रीडम कम्स विद सोशल ऑब्लिगेशंस। समाज की जो बुराइयां होती हैं या जो समाज के अंदर जो त्रुटियां होती हैं, है ना, वहां से मीडिया फ्रीडम आता है कि ये तो नहीं होना चाहिए। अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है तो समाज में कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो होने लग रही है और मीडिया को लगता है कि नहीं होनी चाहिए, तो ये मीडिया का दायित्व है कि उसको हाईलाइट करे, उसको और समाज के पास लेकर आए या उसको रोके। जिम्मेदार है मीडिया इस चीज़ के लिए। प्रेस शुड सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट। समाज के भलाई में काम करे मीडिया, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे। वो ऐसे नहीं कि अपने पर्सनल फायदे के लिए या सरकारी फायदे के लिए काम करे, बल्कि वो समाज के फायदे के लिए काम करे। इम्फेसिस ऑन एक्यूरेसी यानी सटीकता से काम करे, जो खबर है उसी को वैसे ही दिखाए जैसे है, उसका मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट नहीं होनी चाहिए। मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, है ना। बैलेंस तरीके से, यानी कि कह सकते हैं दो तरफा, है ना, अनबायस्ड कह सकते हैं इसको, अनबायस्ड, कि जिसकी जो साइड बुरी है, जो साइड अच्छी है, दोनों साइडें दिखाएं, कोई एक साइड नहीं, है ना। एंड एथिक्स यानी अपने जो सिद्धांत हैं उनको ना भूले, है ना। जैसे सच्चाई दिखाना एक सिद्धांत है, खबर पूरी दिखाना, कंप्लीटनेस एक सिद्धांत है, प्रोक्सिमिटी को फॉलो करना एक सिद्धांत है, प्रोमिनेंस को ध्यान में रखना मीडिया का एक सिद्धांत होता है, किसको क्रिटिसाइज करना है किसको नहीं करना है ये भी सिद्धांत की चीज़ है, इंटरनेशनल खबरों को कैसे कवर करना है ये भी सिद्धांतों के अंदर आता है। तो इन चीज़ों को फॉलो करें। सेल्फ रेगुलेशन प्रीफर्ड ओवर स्टेट कंट्रोल। खुद में एक कंट्रोलेबल एंटिटी है मीडिया, सरकार कंट्रोल नहीं करेगी, स्टेट कंट्रोल नहीं करेगा, सेल्फ रेगुलेशन है, अपने नियम खुद के होंगे। जैसे इंडिया में आज़ादी है, एक संविधान तो वो है जो देश का संविधान है, जिसके अंदर रह के अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहे हो तो आप अपना भी संविधान लिखोगे कि हमारी कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस, सिचुएशन इस तरीके की हैं और हमारे यहाँ ऐसे काम होता है। तो आप खुद की रेगुलेशंस बना सकते हो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंदर हो, है ना। मीडिया शुड रिप्रेजेंट ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वही है कि मोनोपोली नहीं हो सकती। दूसरा, किसी एक ही तबके को नहीं दिखाया जा सकता कि अगर बुराई की खबरें दिखा रहे हैं तो एक ही धर्म मजहब को दिखाए जाएं, अच्छाई की खबरें दिखा रहे हैं तो एक ही धर्म और मजहब को दिखाए जाएं, है ना। आपको दो तरफा बात करनी है, हर एक तरफ की बात करनी है, जो सच है वही लेके आना है। एनकरेज डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज। डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज का मतलब ये कि किसी एक पॉइंट पर अगर 100 लोगों के अलग अलग विचार हैं तो उन 100 के 100 विचारों को तवज्जो दी जाए। ये नहीं कि इंडियन मीडिया इज अ पपेट ऑफ गवर्नमेंट मीडिया एंड द गवर्नमेंट इज प्रो हिंदू गवर्नमेंट, तो जो हिंदू आइडियोलॉजी के लोग हैं उन्हें ही आगे दिखाया जाएगा या उन्हें ही तवज्जो दी जाएगी, बाकी को नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। तो डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज है, जिसका जैसा व्यू है, जो जैसी सोच रखता है, जो जैसा किसी टॉपिक पर रिएक्ट करना चाहता है, एक्सप्रेशन देना चाहता है, वैसे दे सकता है, सब आज़ाद है। वॉच डॉग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रेस वॉच डॉग की तरह काम करता है। वॉच डॉग कहते हैं यानी मीडिया का ये दायित्व है कि वो समाज में होने वाली हर एक एक्टिविटी को, हर एक अपडेट को, हर एक इंफॉर्मेशन को, हर एक जो कुछ भी उसके एनवायरनमेंट में घटने लग रहा है उसको कवर करे जिम्मेदारी के साथ, कि इसको कवर करना मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए कई बार हम ये टर्म इंडिया में सुनते हैं कि इंडियन मीडिया इज अ गोदी मीडिया, बिकॉज हम कई बार ये देखते हैं कि इंडियन मीडिया वो कवर करने नहीं लग रहा है जो करना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। बट मीडिया एज अ एंटिटी
या मीडिया एज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज या मीडिया एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हम उस पर ये एलिगेशन नहीं लगा सकते कि वो पपेट ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि पपेट ऑफ गवर्नमेंट बोलने के लिए हमें साबित करना पड़ेगा कि वो कौन सी मीडिया थ्योरी को फॉलो करता है। और इंडियन मीडिया सोवियत कम्युनिस्ट और ऑथोरिटेरियन थ्योरी को तो फॉलो नहीं करता है। और अगर उन्हें फॉलो नहीं कर रहा है और कोई ऐसी चीज़ हमें दिखाई दे रही है जहां ऐसा लग रहा है कि जो मीडिया है वो नहीं करने लग रहा है जो करना चाहिए, तो वो सिचुएशनल हो सकता है, कंडीशनल हो सकता है, या कोई ऐसा घटनाक्रम होगा जो वैसे नहीं कवर करा जा रहा है ना, जो एक गलत चीज़ भी है, लेकिन उसको हम ये नहीं कह सकते कि इट्स अ पपेट ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि पपेट ऑफ गवर्नमेंट जिन मीडिया थ्योरीज में होता है वो इंडिया में फॉलो नहीं होती, ऑफिशियली भी और अनऑफिशियली भी, या प्रैक्टिस के तौर पर भी देखेंगे तो आप पाओगे कि वैसा नहीं है। उसके लिए आपको ऑथोरिटेरियन और सोवियत कम्युनिस्ट को पढ़ना पड़ेगा। ओनरशिप कैन बी प्राइवेट बट अकाउंटेबल ऑफ कोर्स। आप इंडिविजुअल भी कोई न्यूज़ चैनल शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर जिम्मेदार आप होंगे जो भी बोला जा रहा है उस पर। मीडिया अवॉइड सेंसेशनलिज्म, ये एक जो करंट मीडिया सिस्टम है उसमें दिखाई नहीं देता कि मीडिया सेंसेशनलिज्म को अवॉइड करता है, बल्कि और ज़्यादा प्रमोट करता है, बल्कि यूज़ करता है उसका। सेंसेशनलिज्म इन जर्नलिज्म कहते हैं जब खबरों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसमें मसाला मारा जाता है, एंटरटेनिंग बनाया जाता है, सस्पेंसफुल बनाया जाता है, या हाइप्ड बनाया जाता है, एकदम प्रोपेगेंडिस्ट बना देते हैं कि जो है यही है और ऐसे है और इतनी ज़रूरी खबर है और इसमें इतना कुछ बड़ा हो चुका है, या ये है वो है। वैसा बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे होने लग गया है इंडियन मीडिया में। ये एक गलत चीज़ है जो रिसेंट टाइम में देखी जा रही है कि उसको इतना ज़्यादा सेंसेशनलाइज कर देते हैं। जैसे मान लो अभी रिसेंट में डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% 100% टैरिफ लगाया, तो उसको इंडियन मीडिया ने इतना बड़ा हाइप और इतना सेंसेशनलाइज कर दिया कि ट्रंप युद्ध चाहते हैं और ट्रंप ये चाहते हैं, ट्रंप इकोनॉमिकली बर्बाद करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं। इट्स अ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, इट्स अ पॉलिटिकल स्टंट जो खेला जा रहा है, या इट्स लाइक अ नॉर्मल इंटरनेशनल प्रैक्टिस जो इतना पावरफुल देश, इतना ही पावरफुल इकोनॉमी, इतना एक तरीके से डोमिनेटिंग कंट्री है अमेरिका, वो करेगा ही करेगा। अगर इतना ज़्यादा पावर और डोमिनेंस उसके अंदर है तो, या इतना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है तो वो करेगा, नॉर्मल बात है ना। प्रमोट डोमेस्टिक वैल्यूज़ कहते हैं कि जो देसी चीज़ें हैं, जो हमारे अंदर की चीज़ें हैं, है ना, कि हमारे देश का कल्चर, हमारे देश के जो एटिकेट्स हैं, हमारे देश की जो वैल्यूज़ हैं, उनको प्रमोट ज़्यादा करता है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी वाला मीडिया होता है। तो इंडियन मीडिया बहुत हद तक इस थ्योरी को इसीलिए माना जाता है कि इस थ्योरी को भी फॉलो करता है। पब्लिक हैज़ राइट टू रिलायबल इंफॉर्मेशन, यानी इस थ्योरी को फॉलो करने वाला मीडिया जिम्मेदार होता है समाज को उन खबरों को दिखाने के लिए जिन खबरों पर समाज विश्वास करना चाहता है, रिलायबिलिटी चाहता है, कि हमें वास्तविक खबर चाहिए। इंडियन मीडिया सिर्फ खबरें नहीं दिखाता है, वो एक बहुत बड़े तंत्र से गुजर के समाज तक पहुंचती हैं खबरें, है ना। बहुत बड़ा प्रोसेस होता है किसी एक खबर को उसके जन्म से, खबर जहाँ से बनी है वहाँ से लेके और किसी इंसान तक पहुँचाने में बहुत लंबा प्रोसेस होता है। हमको लगता है कि ये खबर अभी यहाँ पे हुई और अचानक से हमारे पास आ गई, अचानक नहीं आई है, एकदम से नहीं आई है, बहुत बड़े लूप से गुजर के वो खबर आप तक आई है। आगे चल के हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन या प्रोसेस ऑफ जर्नलिज्म देखने वाले हैं। तो इंडियन लोगों का ये अधिकार है कि आप रिलायबल इन्फॉर्मेशन की मांग कर सकते हो मीडिया से, और ये इसी थ्योरी में कर सकते हो जैसे हम लोग क्या कहते हैं, मीडिया से कई बार शोर मचा देते हैं कि मीडिया ये नहीं कर रहा, मीडिया ये नहीं कर रहा, मीडिया को ये करना चाहिए और ऐसे करना चाहिए, हम राय देने लगते हैं मीडिया को, और मीडिया मानता भी है कि हाँ भाई अगर इस पर हल्ला हो रहा है तो चलो हम कवर कर लेते हैं। ये इंडिया में ही हो सकता है, ये इस थ्योरी को फॉलो करने वाले मीडिया में ही हो सकता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो मीडिया होता है।
वहीं ऐसा हो सकता है, वरना मीडिया पे कितने भी चीखते चिल्लाते रहो, मीडिया बहुत बड़ी पावर होती है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, और डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज में तो और भी बड़ी पावर होती है मीडिया। इतना आसान नहीं होता मीडिया पे आवाज़ उठाना, है ना। वो आपकी आवाज़ को दबा देगी, वो उन आवाज़ों को भी दबा देगी जो उठानी चाहिए, वो अपने पर्सनल बेनिफिट और सरकार के बेनिफिट में काम करने लग जाएगी। उसे कितना टाइम लगेगा किसी थ्योरी को चेंज करने में, कि आज तक हम लिबर्टेरियन को फॉलो करते थे, अब ऑथोरिटेरियन को फॉलो करेंगे, चंद मिनट लगेंगे, है ना। तो हमें मीडिया को क्रिटिसाइज करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि किस मीडिया को कैसे क्रिटिसाइज करना है। मीडिया वैसे काम नहीं करता जैसे हम सोचता। मीडिया अपने आप में एक सुखी, समृद्ध और एक बहुत ताकतवर सिस्टम होता है, और बहुत बड़ा सिस्टम होता है। ऐसे नहीं कि हमने बोल दिया कि मीडिया को ये करना चाहिए तो कर देगा या हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं होता। एग्जाम्पल्स, मॉडर्न डेमोक्रेटिक मीडिया सिस्टम, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी का एग्जाम्पल है, जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ जहाँ गणतंत्र है ना। मीडिया काउंसिल्स एंड प्रेस कोड्स आर आउटकम्स, यानी पत्रकारिता को चलाने के जो नियम होते हैं, जो प्रेस कोड्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट्स या रूल्स एंड रेगुलेशन, और जो मीडिया काउंसिल्स होती हैं यानी ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो रिजल्ट होते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी के। हम एज अ सोसाइटी जब इतनी आवाज़ें उठाते हैं और ज़रूरत महसूस करते हैं कि मीडिया के ऊपर भी ये नियम होना चाहिए, मीडिया को कंट्रोल करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, तो इंडिया में वो हैं। इंडिया में प्रेस को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है ना। कई प्रेस कमीशन बन चुके हैं इंडिया के अंदर, है ना। कोड ऑफ कंडक्ट बन चुके हैं कि मीडिया ये काम कर सकता है। 9 कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं इंडिया के अंदर जिनको मीडिया प्रैक्टिस करता है। आगे चल के हम देखेंगे कौन कौन से कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, है ना। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी जहाँ फॉलो करी जाती है वहाँ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, है ना। एक क्रिटिसिज्म है इसका, वोग स्टैंडर्ड्स एंड वीक इन्फोर्समेंट। वोग स्टैंडर्ड का मतलब है कि उतना हाई स्टैंडर्ड नहीं है मीडिया का, क्योंकि सच्चाई भी यही है कि जहाँ मीडिया समाज के हित में, समाज के जैसा बन के काम करता है, तो उसको कम आंकने लग जाते हैं, है ना। जैसे हम लोग कभी भी मीडिया के ऊपर सवाल उठा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो अगर यही मीडिया इतना क्रूअल हो जाए एकदम कि हमारा ये स्टैंडर्ड है, हम जो लोकल होते हैं, जो रूरल एरियाज है वहाँ रिपोर्टिंग नहीं करते, तो कैसे आवाज़ उठ जाएगी उनकी। तो एक वो है कि इंडियन मीडिया बिल्कुल लोकल लेवल पे काम करता है, या कोई भी ऐसा मीडिया जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी को प्रैक्टिस करता है वो बिल्कुल लो स्टैंडर्ड पे ही काम करता है। दूसरा, वीक इन्फोर्समेंट, यानी नियम कानून कायदे बनते तो बहुत हैं लेकिन लागू नहीं होते, तो ये एक वीक इन्फोर्समेंट है उनको लागू कराने का, जो एक क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी का कि ऐसा होता है इसमें, लेकिन ये गलत है, नहीं होना चाहिए। इन्फोर्समेंट स्ट्रोंग होना चाहिए, जो नियम बना दिया वो बना दिया। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी के, ये मेन है इसका, ये तो याद होना ही होना चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी में। ऊपर है सोवियत कम्युनिस्ट, तो ये सिद्धांत हैं इसके, ये वाले, ये मेजर पॉइंट हैं इसके, और ये पूरा, ये आपको याद होना चाहिए फैक्ट्स, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, इससे, इससे और इससे और इससे। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये वाली और ये वाली, ये तो आपको थ्योरीज को क्लासिफाई करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए याद होनी चाहिए कि किस थ्योरी में क्या है। आई होप आपको ये दोनों थ्योरी भी समझ आई होंगी, और जो पिछली दो थ्योरीज हैं, अथॉरिटेरियन और लिबर्टेरियन थ्योरी, और उससे पहले जो क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरीज हैं, नॉर्मेटिव थ्योरीज और इंट्रोडक्शन टू थ्योरीज कैसे आई, कैसे बनी, क्यों बनी, वो अगर देखनी है तो पिछली दो वीडियोस जो नॉर्मेटिव थ्योरी सीरीज़ की हैं उनको आप ज़रूर देखना। फ़िलहाल के लिए थैंक यू सो मच।